हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऑस्टिन पावर इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, जिसमें डॉक्टर इवल काफी हद तक 1980 में आई बॉलीवुड की शान मूवी के खलनायक शाकाल के जैसा दिखता है। अब आपकी इस बात पर क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने बंदे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी शुरू होती है 1967 के लास वेगस से, जहां डॉक्टर इवल की अंडरग्राउंड बेस में एक मीटिंग चल रही होती है। यहां दुनिया के सभी खतरनाक असैसिन्स आए होते हैं जो ऑस्टिन पावर को मारने में नाकामयाब हुए होते हैं, जिस वजह से डॉक्टर इवल गुस्से में होता है। इसके बाद वो एक के बाद एक सभी को आग की भट्टी में डालकर मौत के घाट उतारता जाता है। यहाँ डॉक्टर इवल एक आदमी को छोड़ देता है जिसका नाम मुस्तफा होता है, क्योंकि डॉक्टर इवल को अभी उसकी जरूरत होती है। यहाँ वो बताता है कि दुनिया में बस एक ही ऐसा सीक्रेट एजेंट है जो उसे मार सकता है, और उसका नाम है ऑस्टिन पावर। अब सीन शिफ्ट होता है ऑस्टिन पावर पे, जहाँ वो लंदन में होता है, और यहाँ हर कोई ऑस्टिन को चाहता है क्योंकि वो हर जगह अपने फैशन फोटोग्राफी के लिए मशहूर होता है। यहाँ तभी एक लड़की कार में आती है जिसके साथ ऑस्टिन चला जाता है। इस लड़की का नाम मिसेस कैंगस्टन होता है। यहाँ कार में तभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस से ऑस्टिन के लिए एक मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि डॉक्टर इवल ने आज रात तुम्हें इलेक्ट्रिक साइकेडेलिक पुसीकैट स्विंगर्स क्लब में मारने का प्लान बनाया है। जिसके बाद ऑस्टिन उस क्लब में पहुंच जाता है ताकि वहीं डॉक्टर इवल को पकड़ा जा सके। अब यहाँ मिसेस कैंगस्टन ऑस्टिन को बोलती है कि हमें डॉक्टर इवल को ढूंढना चाहिए। तो तभी वहां पर ऑस्टिन एक वेट्रेस को जोरदार घूंसा मारता है, जो कि डॉक्टर इवल का एक आदमी होता है जो यहाँ ऑस्टिन को मारने आया होता है। पर यहाँ ऑस्टिन उससे पूछता है कि डॉक्टर इवल कहाँ है, तो पीछे से आकर डॉक्टर इवल खुद ही उसे मार डालता है ताकि वो आदमी उसके बारे में कुछ ना बता सके। इसके बाद ऑस्टिन डॉक्टर इवल को देख लेता है और उसका पीछा करता है, जहां डॉक्टर इवल एक छोटे से चेंबर में चला जाता है, और साथ में उसकी बिल्ली भी, जिसमें वो खुद को फ्रीज करने वाला होता है। जिसके बाद क्लब के बाहर बने बिग बॉय का स्टैचू उड़ने लगता है और सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर इवल बचकर निकल जाता है और खुद को क्रायोजेनिकली फ्रीज कर लेता है ताकि भविष्य में फिर से आ सके। अब कहानी 30 साल आगे 1997 में बढ़ती है, जहां डॉक्टर इवल का बिग बॉय शिप वापस धरती पर आने लगता है। उधर लंदन में ऑस्टिन को भी वापस लाने की तैयारी की जाने लगती है, जहां ऑस्टिन को भी क्रायोजेनिकली फ्रीज किया होता है। यहाँ बर्फ को पिघलाकर ऑस्टिन को बाहर निकाला जाता है, जहां ऑस्टिन को होश आता है, जिसमें एक प्रोसेस के दौरान ऑस्टिन को टॉयलेट कराया जाता है। अब क्योंकि पिछले 30 सालों से उसने एक भी धार नहीं मारी होती है, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब थोड़े से थोड़ा और ज्यादा टाइम। इसके बाद ऑस्टिन को पता चलता है कि वो 1997 में है। यहाँ वो यूएस स्ट्रैटेजी कमांडर गिल्मो और रशियन इंटेलिजेंस जनरल बेशेव्स्की से मिलता है। यहाँ ऑस्टिन के साथ डॉक्टर इवल के मिशन में मिस कैंगस्टन उसके साथ होती है, जो मिसेस कैंगस्टन की बेटी होती है, जिसका नाम वेनिसा होता है, जो एक टॉप की एजेंट होती है। अब यहाँ ऑस्टिन को उसके सामान वापस दिए जाते हैं, जिसमें उसका ब्लू सूट, एक चेन जिसमें मेल सिंबल बना होता है, साथ में उसके बूट्स, और इसी के साथ कुछ पर्सनल चीजों को बड़ा करने वाला पंप, जिसके साथ उसके खरीदे जाने का बिल और एक बुक भी होती है। जिसके बाद ऑस्टिन अपने जंबो जेट के लिए निकल जाता है। उधर लास वेगस में डॉक्टर इवल अपने अंडरग्राउंड बेस में होता है, जहां वो बताता है कि 30 साल बाद मैं वापस आ गया और सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। बस मुस्तफा की एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी बिल्ली की हालत खराब हो गई। जिसके बाद डॉक्टर इवल मुस्तफा को जलती हुई भट्टी में डाल देता है, और यहाँ डॉक्टर इवल बड़े शान से कहता है कि इस तरह की नाकामयाबी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर मुस्तफा मरता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इवल की मशीन पिछले 30 साल से इस्तेमाल नहीं हुई होती है, तो वो ठीक से काम नहीं करती, और मुस्तफा वही नीचे से मदद मांगने लगता है। अब यहाँ डॉक्टर इवल मुस्तफा को इग्नोर करते हुए अपनी मीटिंग को चालू रखता है, पर मुस्तफा डॉक्टर इवल को बोलने नहीं देता। तो डॉक्टर इवल खुद फोन करके मुस्तफा की सुपारी देकर उसे वहीं नीचे मरवा देता है। जिसके बाद डॉक्टर इवल सबको इंट्रोड्यूस करने लगता है, जिसमें नंबर 5 पर होती है फ्राउ फ्राबिस्ना, जो मिलिटेंट विंग की फाउंडर होती है सैल्वेशन आर्मी की। 4th नंबर पर होता है रैंडम टास्क, जो कि एक कोरियन एक्स रेसलर होता है जो अपने जूतों से किसी को भी मार डालता है। 3rd नंबर पर होता है पैटी ओब्राइन। ये एक असैसिन रह चुका होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये जिसको भी मारता है तो वहां ये अपने ब्रेसलेट का एक टुकड़ा छोड़ जाता है। नेक्स्ट होता है नंबर 2, जिसका नाम नंबर 2 ही होता है, जिसने पिछले 30 साल में डॉक्टर इवल के एम्पायर वर्चुकॉन को कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जरिए $multi-billion का बना दिया होता है, जिसमें उनकी कंपनी 38 स्टेट में फैली होती है, जहां उनके पास क्लेवलैंड में स्टील फैक्ट्री, टेक्सास में शिपिंग, सियाटल में ऑयल रिफाइनरीज, और शिकागो में एक फैक्ट्री जो फैक्ट्रियों की मिनिएचर मॉडल बनाती है।
अब ये किस तरह की कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हुई मुझे तो समझ में नहीं आई, आपको आई तो बताना। अब आगे डॉक्टर इवल अपना प्लान बताता है, जिसमें वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को ब्लैकमेल करने को कहता है, जिसमें वो प्रिंस चार्ल्स के अफेयर के बारे में बताकर उन्हें डिवोर्स की धमकी देने को कहता है। पर नंबर 2 बताता है कि प्रिंस चार्ल्स का सच में अफेयर था और उसका डिवोर्स भी हो गया है। तो डॉक्टर इवल अपना दूसरा प्लान बताता है, जिसमें वो बताता है कि मैंने 60 के दशक में एक वेदर मशीन बनाई थी जो कि लेजर बीम निकालती थी, जिसके जरिए हम ओजोन लेयर में एक छेद कर देंगे, जिससे लोगों को स्किन का कैंसर होने लगेगा जब तक कि दुनिया हमें एक मोटी रकम ना दे दे। पर नंबर 2 फिर बताते हैं कि ये भी पहले हो चुका है। तो अब डॉक्टर इवल वही करता है जो वो हमेशा से करते आ रहा है, जिसमें वो न्यूक्लियर वॉरहेड को हाईजैक करके दुनिया को हॉस्टेजेस बनाने वाला होता है। जिसमें वो बताता है कि कुछ दिन में रशियन रिपब्लिक न्यूक्लियर वॉर को यूएस नेशन में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जिसमें हम उस न्यूक्लियर वेपन को चुराकर दुनिया से $1 मिलियन की डिमांड करेंगे। पर यहाँ पर नंबर 2 बताता है कि 1967 से अब तक की इन्फ्लेशन की वजह से $1 मिलियन की अब कोई कीमत नहीं रह गई। तो फिर डॉक्टर इवल $100 बिलियन बताता है। बाद में फ्राउ डॉक्टर इवल को उसकी कई बात याद दिलाती है, जिसमें डॉक्टर इवल ने कहा था कि अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम मेरे स्टोर किए हुए सीमन से मेरा बेटा बना देना ताकि मैं वापस आ सकूं। इसके बाद डॉक्टर इवल अपने बेटे से मिलता है, जिसका नाम स्कॉट होता है, जिसे देखकर डॉक्टर इवल अपने बेटे को गले लगाने के लिए इमोशनल ड्रामा करने लगता है, पर स्कॉट उससे दूर भागने लगता है। उधर ऑस्टन फिर से लास वेगस में पहुंच जाता है, जहां वेनिसा ऑस्टन को बताती है कि लास वेगस में वर्चुकॉन कंपनी का एक आदमी आया है जिसका संबंध शायद डॉक्टर इवल से हो सकता है। यह आदमी दरअसल नंबर 2 होता है जो गैम्बलिंग टेबल पर होता है। तो ऑस्टन भी उसे ज्वाइन करता है। यहाँ नंबर 2 अपने आईपैड से एक्सरे के जरिए चीटिंग कर रहा होता है, जिसमें ऑस्टन हार जाता है। यहाँ ऑस्टन खुद को रिची कैनिधम और वेनिसा को अपनी वाइफ ओपरा बताता है, और जिसके बाद नंबर 2 टॉयलेट चला जाता है, जिसके पीछे पीछे ऑस्टन भी चला जाता है। यहाँ टॉयलेट में ऑस्टन पर डॉक्टर इवल का एक आदमी का हमला हो जाता है, पर यहाँ ऑस्टन उस आदमी से नंबर 2 के बारे में पूछता है, पर कुछ बताने से पहले वो मर जाता है। उधर डॉक्टर इवल ने न्यूक्लियर वॉरहेड को चुरा लिया होता है, जिसके बाद वो यूएस के सीक्रेट मीटिंग के जरिए उनसे बात करता है, जिसमें वो उनसे गलती से वॉरहेड के बदले $1 मिलियन की डिमांड कर देता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर इवल खुद को करेक्ट करता है और डिमांड करता है $100 बिलियन की। इसके बाद सभी सीरियस हो जाते हैं। तो इस पर यूएस वाले बताते हैं कि हम किसी टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते। जिसके बाद डॉक्टर इवल अपने आदमियों से कहता है कि अगले 5 दिनों में हम $100 बिलियन अमीर हो जाएंगे, और सभी अपनी शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। इसके बाद उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। उधर वेनिसा अपनी मॉम से ऑस्टन के बारे में बात करती है, और इसी दौरान ऑस्टन भी उड़ जाता है, जिसे वेनिसा नोटिस नहीं करती कि वो पूरी तरह से नेकेड है। यहाँ वेनिसा की मॉम उसे बताती है कि 60 के दशक में ब्रिटेन में हर कोई ऑस्टन को चाहता था, क्योंकि वो हैंडसम और चार्मिंग था और उसे हर चीज की काफी नॉलेज थी। औरतें उसे चाहती थी और मर्द उसके जैसा बनना चाहते थे। वेनिसा की मॉम ये भी बताती है कि ऑस्टन उसका सबसे लॉयल और केयरिंग दोस्त था। अब सीन शिफ्ट होता है वर्चुकॉन वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर की तरफ, जहां ऑस्टन और वेनिसा वहां नजर रख रहे होते हैं। यहाँ ऑस्टन डॉक्टर इवल की कैट को पहचान लेता है। अब शाम को ऑस्टन वेनिसा को डेट पर ले जाता है, जहां वो दोनों कैसीनो में जाते हैं और घर आकर ट्विस्टर गेम खेलते हैं। यहाँ घर पर ऑस्टन वेनिसा को एंटरटेन करता है और खूब हंसाता है। तो यहाँ वेनिसा बताती कि उसने कॉलेज के बाद इतनी मस्ती कभी नहीं की है। यहाँ वेनिसा ऑस्टन को किस करने को कहती है, पर ऑस्टन उसे मना कर देता है क्योंकि उसने ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। जिसके बाद वेनिसा सो जाती है। यहाँ तभी ऑस्टन के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस से एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे प्रोजेक्ट वेल्कन के बारे में पता लगाना होता है, जिसके लिए उसे नंबर 2 की सेक्रेटरी अ लॉट ऑफ वजाइना की पेंट हाउस में जाना होता है। अ लॉट ऑफ वजाइना साउंड लाइक अ लॉट्स ऑफ वी। खैर इसके बाद वो किसी तरह वजाइना के कमरे में घुसकर वर्चुकॉन फाइल्स की डिटेल्स की फोटो खींचने लगता है, जिसमें उसे प्रोजेक्ट वेल्कन की जानकारी भी मिलती है। पर तभी वहां वजाइना आ जाती है, जिसके बाद वजाइना बहाने से ऑस्टन का बैज निकाल कर देखती है, जिसमें उसका असली नाम लिखा होता है। अब वजाइना भी ऑस्टन पावर का असली नाम जान जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक भी कर देना। कंटिन्यू। उधर फ्राउ डॉक्टर इवल को अपने फेमबॉट्स हथियार के बारे में बताती है, जिससे ऑस्टन को मारा जा सकता है। ये 3 खूबसूरत रोबोट्स होती है। यहाँ फ्राउ डॉक्टर इवल को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती है, जिसमें कुछ गार्ड्स आते हैं, जिन्हें वो रोबोट्स अपने ब्रेस्ट में लगे गन से मार देती है। तो इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेस्ट गन। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रिटिश मेकशिफ्ट हेडक्वार्टर में, जहाँ वेनिसा ऑस्टन को एक मिशन में यूज होने वाले गैजेट दिखाती है, और साथ ही में दांत साफ करने के कुछ आइटम्स भी, जिसकी ऑफकोर्स ऑस्टन को बहुत जरूरत है।
पर यहाँ ऑस्टन टूथपेस्ट को एक्सप्लोसिव और ब्रश को डेटोनेशन डिवाइस समझ बैठता है। इसके बाद ऑस्टन बेजल से मिलता है, जो ऑस्टन को बताता है कि डॉक्टर इवल ने न्यूक्लियर वॉरहेड को चुरा लिया है। अब दरअसल डॉक्टर इवल न्यूक्लियर वेपन से पृथ्वी की कोर को उड़ाना चाहता है। इसके बाद बेजल ऑस्टन को अपनी माँ से मिलवाता है, जिसका नाम मिस एक्सपोजिशन होता है। यार रियली इस मूवी में ऐसे ऐसे डबल मीनिंग के नाम है ना, क्या बताओ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऑस्टन मिस एक्सपोजिशन से मिलता है, पर यहाँ ऑस्टन को लगता है कि शायद ये डॉक्टर इवल का आदमी है, तो वो मिसेस एक्सपोजिशन के मुंह पे जोरदार घूंसा मारता है और उसके बाल खींचने लगता है, ये समझ कर कि वो नकली बाल है। तो बेजल बताता है कि ये मेरी मॉम है, ना कि डॉक्टर इवल का कोई आदमी। अब बाद में होटल में वेनिसा को पता चलता है कि ऑस्टन पिछली रात फजाइना के साथ फिजिकल हुआ था। तो वो ऑस्टन को बताती है कि ये सृष्टि का दौर नहीं है जहां तुम किसी के भी साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकल हो जाओ। ये 90s का दौर है जहां बिना प्रोटेक्शन के फिजिकल होना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद ऑस्टन पूरी रात जागते हुए 90s की चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो सीडी को ग्रामोफोन में डाल देता है और बाद में टीवी देखने लगता है, जिसमें बर्लिन की दीवार गिराई जा रही होती है। अब सुबह होते ही दोनों वर्चुकॉन हेडक्वार्टर्स में भेस बदल कर जाते हैं और एक रोड रोलर को हाईजैक करके वहां उत्पात मचाने लगते हैं। यहाँ एक आदमी रोड रोलर के सामने आ जाता है और हटने के बजाय हिंदी फिल्मों की तरह नहीं नहीं चिल्लाने लगता है और फिर ऑफकोर्स वो कुचला भी जाता है। हद है। यहाँ पीछे से रैंडम टास्क आकर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें डॉक्टर इवल के अड्डे पर लाता है, जहाँ डॉक्टर इवल यूएस को अपना नया प्रोजेक्ट वेल्कन के बारे में बताता है, जो एक बड़ी सी ड्रिल मशीन होती है जिसके जरिए डॉक्टर इवल 50 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड को धरती की कोर में भेजकर एक जोरदार धमाका करने वाला होता है, जिसके लिए उसने $100 बिलियन की डिमांड की है और अगर पैसे दे भी दिए तो भी वो सारे शहर को तबाह कर देगा। अब इसके बाद डॉक्टर इवल दोनों को अपने बनाए डेथ ट्रैप में डाल देता है, जो कि एक शार्क से भरी टैंक होती है, पर दोनों किसी तरह वहां के गार्ड्स को मारते हुए बचकर निकल जाते हैं। जहां एक तरफ ऑस्टन वेनिसा को इमरजेंसी एग्जिट से जाकर मदद बुलाने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इवल प्रोजेक्ट वेल्कन को स्टार्ट करने की तैयारी करने लगता है। उधर ऑस्टन वापस आता है तो उसके सामने वो फेमबॉट्स आ जाती है, जो ऑस्टन के मुंह पर एक नशीली गैस छोड़ती है, पर ऑस्टन किसी तरह खुद को संभालता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, पर फेमबॉट्स उसे बाहर जाने से रोकती है। जिसके बाद ऑस्टन फेमबॉट्स पर अपना स्ट्रिप डांस का जादू चलाने लगता है, जिसका फेमबॉट्स पर असर होने लगता है और एक एक करके सब में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हो जाता है। उधर डॉक्टर इवल प्रोजेक्ट वेल्कन को स्टार्ट कर देता है कि तभी वहां पर ऑस्टन और वेनिसा अपने साथियों के साथ उन पर अटैक कर देता है, पर डॉक्टर इवल एक बार फिर से भाग जाता है। यहाँ वेल्कन बस कोर तक पहुंचने ही वाला होता है, पर ऑस्टन अबॉर्ट का बटन दबाकर मशीन को रोक देता है, जिसके बाद ऑस्टन डॉक्टर इवल को पकड़ लेता है, पर यहाँ तभी फजाइना वेनिसा को बंधक बनाकर लाती है, जिसकी वजह से पासा पलटकर डॉक्टर इवल के हाथ में आ जाता है। पर इसी बीच स्कॉट भी वहां आ जाता है, जिसे ऑस्टन बंधक बना लेता है, पर यहाँ डॉक्टर इवल कहता है कि मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे स्कॉट नाराज हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां नंबर 2 आता है, जो डॉक्टर इवल को धोखा दे देता है और ऑस्टन के साथ एक बिजनेस डील करने जा रहा होता है, पर नंबर 2 वहां सीट पर बैठने की गलती कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर इवल नंबर 2 को भी उजलती हुई भट्टी में डालकर मार डालता है और वहां का सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन दबाकर एक बार फिर से क्रायोजेनिक चेंबर में चला जाता है और अपने बिग बॉय स्टैचू की बदौलत फिर से उड़कर भाग जाता है। जिसके बाद ऑस्टन और वेनिसा इमरजेंसी एग्जिट के जरिए निकल जाते हैं, जहां बाहर उनकी कार खड़ी होती है, जिसमें ऑस्टन बैक फ्लिप मारकर कार में बैठता है, जिससे उसके गोटे गेयर से टकरा जाते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां डॉक्टर इवल के अड्डे पर जोरदार धमाका होता है और जिसके बाद डॉक्टर इवल का अड्डा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब 3 महीने बाद जहां ऑस्टन और वेनिसा ने शादी कर ली होती है और दोनों अपने पहले हनीमून पर गए होते हैं, यहाँ बेजल का वीडियो कॉल आता है, जहां वो बताता है कि डॉक्टर इवल को हम अब तक ट्रैक नहीं कर पाए, पर तभी यहाँ होटल में रैंडम टास्क आकर उन पर जूतों से हमले करना लगता है, पर ऑस्टन और वेनिसा दोनों मिलकर किसी तरह उसे मार डालते हैं। बाद में दोनों खुले आसमान के नीचे आते हैं, जहां आसमान में उन्हें तारा चमकता दिखाई देता है। तो ऑस्टन अपने टेलीस्कोप की मदद से देखता है, जो डॉक्टर इवल का बिग बॉय का शिप होता है, जहां डॉक्टर इवल अपने बदले की आग में जम रहा होता है और साथ में उसकी बिल्ली भी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ऑस्टन पावर इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री मूवी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आपकी सजेशन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम भी अनाउंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।